नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, एमए उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में पारिभाषिक शब्दावली के बारे में पढ़ रहे थे। पारिभाषिक शब्दावली के बारे में आज हम जानेंगे कि पारिभाषिक शब्दावली के निर्धारण की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। मूल रूप से 4 पद्धतियाँ हैं। पहली ग्रहण, दूसरी अनुकूलन, तीसरी संचयन, चौथी निर्माण। इन चारों पद्धतियों के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए हम जानते हैं पहली पद्धति ग्रहण। इसे उद्धृत शब्दावली भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत विशेष रूप से यूरोपीय भाषाओं में प्रचलित पारिभाषिक शब्दावली को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेने का सुझाव है। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क हैं। इसमें नई पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के पीछे होने वाला श्रम, समय तथा संपत्ति का व्यय बच जाएगा। दूसरा तर्क है, अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली है, अतः इसे अपनाने से वैज्ञानिक, औद्योगिक तथा प्राविधिक क्षेत्रों में समस्त विश्व से सहज ही हमारा संवाद तथा संबंध स्थापित हो सकेगा। इससे इन क्षेत्रों में हमारा विकास तेजी से होगा। इन 2 लाभों पर जोर देकर इस देश का एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के ग्रहण पर जोर देता है, परंतु गहराई से सोचने पर उनके तर्क बड़े निष्प्रभ तथा अज्ञानजन्य दिखाई देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली ग्रहण करने के पूर्व इस अंतर्राष्ट्रीय शब्द को समझ लें। विदेश में अंतर्राष्ट्रीय का मतलब वो शब्दावली से है जो यूरोप के कम से कम 3 देशों में प्रचलित हो। वस्तुतः उसे अंतर्राष्ट्रीय न कहकर यूरोपीय शब्दावली कही जानी चाहिए। यही कारण है कि स्वयं वहाँ के विचारकों, वैज्ञानिकों ने शब्द प्रयोग के खिलाफ आवाज़ बुलंद की है। साइंस न्यूज़ सर्विस के डिवीज़न ऑफ इंटरलिंग्वा के अध्यक्ष का सुझाव है कि रसायन और आधुनिक विज्ञान की अन्य शाखाओं की पारिभाषिक शब्दावलियों के प्रसंग में हम जिस अंतर्राष्ट्रीय संज्ञा का प्रयोग करते हैं उसे बदलकर या तो प्रामाणिक यूरोपीय भाषा कर देना चाहिए या फिर उसका आशय सदैव इसी पर्याय के अनुसार समझा जाना चाहिए। क्योंकि हम जिसे अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं, यूरोपीय देश ये मानते हैं कि वो यूरोप के कम से कम 3 देशों में प्रचलित होना चाहिए। तीसरा तर्क ग्रहण में यह है कि तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को मान्यता प्रदान करवाने के लिए प्रयत्नशील विद्वानों का यह भी मत है कि अन्य अनेक देशों ने इसे स्वीकार कर लिया है, परंतु वस्तुस्थिति यह है कि इस पारिभाषिक शब्दावली को स्वीकार करने वाली भाषाओं में न नए शब्द के निर्माण करने की शक्ति ही है और न इनकी भाषा में विभिन्न अनुशासनों के लिए विभिन्न ठोस एकार्थ विषय की साधिका पारिभाषिक शब्दावली है। विश्व में संस्कृत, लैटिन, ग्रीक तथा चीनी ये ही 4 भाषाएं पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में पूर्णतया सक्षम हैं। यही कारण है कि तुर्की अंग्रेजी की अंतर्राष्ट्रीय प्राविधिक शब्दावली स्वीकार कर लेती हैं, किंतु चीनी भाषा इसकी ओर फटकती भी नहीं है। अतः नवीन पारिभाषिक शब्द संरचना की प्रक्रिया में ग्रहण तत्व के बहाने यूरोपीय शब्दावली की अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के नाम से भारतीय भाषाओं में घुसपैठ अनुचित कही जाएगी।
किंतु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि हम संपूर्णतया विदेशी शब्दों को अस्वीकार कर उनके स्थान पर अपनी भाषा के नए नए शब्दों का निर्माण करें। जहाँ तक विदेशी शब्दावली में व्यक्ति के नामों के आधार पर बनाए गए शब्द हैं, उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस के नाम पर गढ़ा गया शब्द बोसोन, हमें ऐसे शब्दों को भी स्वीकार कर लेना चाहिए जो एक लंबे अरसे से हमारी भाषा में घुल मिल गए हैं। इसी प्रकार सांस्कृतिक आदान प्रदान, व्यापार अथवा शासन आदि विभिन्न कारणों से जो शब्द हमारी भाषा में चले आए हैं, उन्हें भी स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे पेट्रोल, कार, रेडियो आदि। मगर इस स्वीकरण में हमारा भाषा दारिद्र्य अथवा हीनता प्रकट नहीं होनी चाहिए। इतना अवश्य है कि यदि इन शब्दों के स्थान पर देशी पर्याय उपलब्ध व प्रचलित हो तो उन्हें विदेशी शब्दों की तुलना में अंगीकार करना चाहिए। दूसरी पद्धति जो पारिभाषिक शब्दावली के निर्धारण की है वो है अनुकूलन। जब विदेशी शब्दावली को अपनी भाषा की ध्वन्यात्मक तथा व्याकरणात्मक विशेषताओं के अनुकूल परिवर्तित कर अपनी भाषा में शामिल कर लिया जाता है, तब इस प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। ये प्रक्रिया दो प्रकार से संपन्न की जाती है। पहली, किसी शब्द की विदेशी ध्वनि को अपनी भाषा की ध्वनि पद्धति में ढाल लेना, जैसे विदेशी इंजन भारतीय इंजन हो गया। इसी ध्वन्याकूलन कहा जाता है। अनुकूलन के दूसरे रूप को शब्दानुकूल कहा जाता है। इसे दो भाषाओं का समासीकरण अथवा संधिकरण भी कहते हैं। इसमें विदेशी शब्द को नाम धातु मानकर अपने व्याकरण के सहयोग से उसे नया रूप प्रदान किया जाता है, जैसे एपिलेट, अपील। भाषा की और परिभाषा, इन पारिभाषिक शब्दावली के निर्धारण की जो तीसरी पद्धति है वो है संचयन। पारिभाषिक शब्दावली निश्चयन की तीसरी प्रक्रिया संचयन कहलाती है। इसके अंतर्गत भारतीय भाषाओं, उपभाषाओं तथा बोलियों के उपयुक्त अछूते शब्दों का पारिभाषिक रूप से संचय व प्रयोग किया जाना चाहिए। चौथी पद्धति है निर्माण। 600 ज्ञान विज्ञान शाखाओं के लाखों में प्रयुक्त मौलिक तथा व्युत्पादित शब्दों के लिए हिंदी की अपनी पारिभाषिक शब्दावली आवश्यक हैं, क्योंकि विदेशी शब्दावली से शब्द निर्माण की प्रक्रिया बाधित हो जाती हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पारिभाषिक शब्दावली अपनी भाषा की शब्द संपदा का महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं तथा उसे भाषा के व्याकरण के अनुकूल ढालना पड़ता है, और विदेशी शब्दावली को व्याकरणानुकूल बनाना हमेशा संभव नहीं होता। पारिभाषिक शब्दावली के निर्धारण की पहली तीनों प्रक्रियाएं सहज हैं, परंतु उनसे पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। उसकी पूर्ति निर्माण से ही संभव है। पद्धति निर्माण उतनी सरल नहीं है। ये सिर्फ चीनी, ग्रीक, लैटिन तथा संस्कृत में संभव है। धातु, उपसर्ग एवं प्रत्यय ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनसे शब्द निर्माण की प्रक्रिया चलती है। पारिभाषिक शब्दावली के निर्धारण की पहली तीन प्रक्रियाएं सहज हैं, परंतु उनसे पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। उसकी पूर्ति निर्माण से ही संभव है।
पद्धति निर्माण उतनी सरल नहीं है। ये सिर्फ चीनी, ग्रीक, लैटिन तथा संस्कृत में संभव है। धातु, उपसर्ग एवं प्रत्यय ऐसे महत्वपूर्ण तत्व हैं जिनसे शब्द निर्माण की प्रक्रिया चलती है। इस तरह से जिन शब्दों का निर्माण होता है उनमें से एक तो वे शब्द होते हैं जिनमें पारिभाषिक ध्वनि संकेत होते हैं, जिन्हें नाम कहा जाता है, और दूसरे शब्द व्यापार या कार्य के प्रतीक होते हैं, उन्हें आख्यात या क्रिया कहा जाता है। पारिभाषिक शब्दावली के लिए हमें उपयुक्त दोनों प्रकार के शब्दों का निर्माण करना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक विज्ञान के तथ्यान्वेषण तथा कार्यानुसंधान की प्रक्रियाएं होती हैं। प्रत्येक भाषा की मूल धातु में अर्थ का बीज समाया रहता है, और जब विज्ञान की नई शोधों, पदार्थ के गुणों और व्यापारों का द्योतन करती हैं, तब भाषा अपनी मूल धातु के साथ प्रस्तुत होकर उपसर्गों तथा प्रत्ययों के द्वारा उनको उद्घाटित करती हैं। जैसे वच धातु में प्रत्यय व उपसर्ग लगाकर बने विभिन्न संज्ञा शब्द, प्रत्यय, वचन, वाचा और वाचाल, ये वत प्रत्यय लगने से बने हैं। और उपसर्ग में हम देखेंगे तो प्रवचन, सुवचन, निर्वचन। तो मूल रूप से ये पारिभाषिक शब्दावली के निर्धारण की 4 पद्धतियाँ हैं। इन चारों पद्धतियों में से अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पुनः मुझसे संपर्क करें, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।